जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। आपका स्वागत है वर्मा एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। और मैं एस डी वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, है ना। बेसिकली हमने हेरिडिटी पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या इवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है ना। क्या होता है इवोल्यूशन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे नई स्पीशीज में बदल जाता है। और ये जो चेंज हो रहा है, ये जो नई चेंज हो रहा है, ये बेसिकली स्लो होता है ना। स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देखते हैं हम लोग इवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज इवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या है, स्लोली हो रहा है ना। क्या बोल रहा हूँ, स्लोली हो रहा है, उसे क्या बोलते हो आप, ग्रेजुअल बोलते हो। क्या बोलते हो उसे आप, ग्रेजुअल। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। कहां पर चेंजेस, किसके अंदर चेंजेस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होंगे, है ना। और ये लंबे समय तक चलेंगे। कैसे चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज है ना। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस। क्या है ये, स्लो गोइंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर होता क्या है, इवोल्यूशन से होगा क्या, इवोल्यूशन से होगा क्या, देखो क्या लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यहाँ पर नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। देखो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन जो है एक ही जनरेशन में दिखाई देगा या दो जनरेशन में दिखाई देगा, नहीं, ये एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है। और आपको इवोल्यूशन जो है वो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी नहीं दिखाई देगी, कई पीढ़ियां लग जाएंगी, तब आपको कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दिखाई देंगे जो बेसिकली नेचर ने उसको सिलेक्ट किए होंगे, नेचर ने बेसिकली उसको दिए होंगे। और कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटली अडेप्टेड होंगे, मतलब एनवायरमेंट जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से वो कैरेक्टर अपने आप को डेवलप करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस। किसके अंदर चेंजेस होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, है ना। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं। जो कैरेक्टर काम का नहीं होता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन जो कैरेक्टर बेसिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से लाना होता है बेसिकली उसको वो हमें देखने को मिलता है। और ये हमें नए स्पीशीज में देखने को मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन, है ना। बहुत सारी पीढ़ी लगती है तब जाकर आपको ये इवोल्यूशन दिखाई देता है। किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन जानते हो, नेचर द्वारा सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे बोलते हैं कि जो धरती है, ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट लैब है जहां पर नेचर जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके जो नेचर है वो बेसिकली अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेंकता है। और जो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है ना, वैसे कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेता है, वो बेसिकली सर्वाइव कर जाता है। और जो नहीं अडॉप्ट कर पाता, जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब सोचो ना, बर्ड्स उड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज ऑफ द पंख, यस, बिकॉज ऑफ द विंग्स, है ना। उनके अंदर न्यूमेटिक बोन्स है। अरे उनके जो बोन्स है वो खाली है, उनका बोन जो है खोखला है, खोखले की वजह से हो क्या जा रहा है, उसके अंदर हवा भरा हुआ है ना, हवा भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर के जो न्यूमेटिक बोन्स है वो लाइट वेट होते हैं। और उड़ने के लिए लाइट वेट तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, यस। तो जो लाइट वेट है इसके वजह से ही तो बर्ड्स उड़ पा रहे हैं। क्या वो बर्ड्स अडेप्टेड नहीं, क्या वो हवा में उड़ने के लिए उसने अपने आप के अंदर पंख नहीं लाए हैं, क्या उसने अपने अंदर बोन्स जो है वो निमेटिक नहीं कर दिए, है ना, यस। ये सब जो है वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। अब मछलियां देखो ना, मछलियां पानी में तैरने के लिए उनका बॉडी कैसा है, स्ट्रीमलाइन समझते हो, स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसा कुछ, ये देखो ये स्ट्रीमलाइन है। ये स्ट्रीमलाइन क्यों है, ये अपने आप से इसने बनाया है क्या, नहीं, नेचर द्वारा सिलेक्टेड कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ये भी है कि अगर पानी को चीरना है, पानी को चीरते हुए अगर आगे स्विम करना है तो बेसिकली आगे का बॉडी कैसा कर दिया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है, नैरो कर दिया है ना। यहाँ पर सोचो ना, यहाँ पर बेसिकली ये टेल क्यों है, ये टेल का मूवमेंट हो रहा है, तब बेसिकली मछली आगे बढ़ रही है। तो सब क्या है, दिस ऑल आर नथिंग बट चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। और ये चेंजेस इस तरीके से है सच दैट वो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन में, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाए, है ना।
तो जो भी चेंजेस होंगे इवोल्यूशन के दौरान, है ना, वो सब क्यों होंगे, ताकि वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, अडॉप्ट हो जाए उससे और वो सरवाइव कर जाए। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अभी जाना नहीं कहीं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इवोल्यूशन का एक छोटा सा कहानी आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा मजेदार है। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। तो हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन। क्या देखेंगे हम लोग, इवोल्यूशन बेसिकली कैसा क्या, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मैं छोटा सा आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि इसे थ्योरी दी गई थी इवोल्यूशन की ना। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई इवोल्यूशन की, है ना, पर हमारे पास जो सबसे पुख्ता सबूत है, जो थ्योरी हमें बताती है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो बेसिकली इवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, जो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कई थ्योरीज दी गई हैं, उसमें से मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ, प्लेनेट अर्थ था, इनिशियल डेज में कोई भी लाइफ धरती पर प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है ना, तो ऐसे समय में वोल्केनिक इरप्शंस होते थे धरती पर। वोल्केनिक इरप्शन समझते हो, लावा फटना, है ना, लावा फट रहा था, हर जगह जो है वो लावा फट रहा था। जमीन, प्लेनेट अर्थ पर पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी, है ना, एक भी बूंद प्रेजेंट नहीं थी, ऐसा मानना था। ठीक है ना, पूरा लावा फट रहा था और बारिश बारिश बहुत तेजी से हो रहा था, बिजली कड़क रही थी पूरा, समझ रहे हो, प्लेनेट अर्थ पर बिजली कड़क रही थी, है ना, बारिश हो रहा है ना, और लावा फटे जा रहा है। आप समझते हो सर, आपने बोला अभी कि पानी की एक बूंद नहीं है, तो वहां तो पूरा बारिश करवा रहे हो आप तो पूरा बारिश करवा रहे हो। अरे बेटा समझो, आप क्या, आपने कभी आप कभी किचन में गए हो, किचन में आपने कभी मम्मी को देखा है रोटी बनाते हुए? तावा जो होता है, तावा अगर गर्म होता है, उस पर अगर एक बूंद पानी गिर जाए तो कैसा आवाज आता है, ऐसा आवाज आता है, और पानी उड़ जाता है, बराबर। ऐसे फिर गिरेगा, उड़ जाता है, गिरता है, उड़ जाता है, बराबर। लेकिन अगर बार बार गिराते रहोगे, लार्ज अमाउंट में गिराओगे आप पानी, तो क्या होगा, थोड़े देर के लिए पानी रुकेगा, फिर उड़ जाएगा, बराबर। तो वैसे सेम कंडीशन हो रहा था धरती पर। धरती एक लावा की तरह उबल रहा था और उसमें पानी गिर तो रहा था, बट वापस वेपराइज हो जा रहा था, है ना, बिजली कड़क रही थी, है ना। तो बेसिकली पानी धरती पर रुक ही नहीं रहा था। लेकिन ऐसे कई वर्षों तक ये सेम चीज घटती गई, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लावा सूखा, और लावा सूखने पर वहां पर बेसिकली गड्ढा बना, है ना, एक पॉन्ड जैसा बेसिकली स्ट्रक्चर बना, वहां पर पानी थोड़ी देर के लिए रुका, धीरे धीरे करते करते पानी रुकने लगा, और ऐसे करते करते और पानी जमा हुआ, तब धीरे धीरे धरती पर पहली बार पानी जमा होने लगा। एक बात बताता हूं आपको, इनिशियल डेज में जब धरती पर कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं था, तब धरती पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। सर H2O मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट था। अरे बेटा, इनिशियल मतलब फ्री स्टेट में ऑक्सीजन, जो आज हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, बट कंबाइन फॉर्म में, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, कंबाइन फॉर्म में है। वाटर जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन तो है उसमें, बट कंबाइन फॉर्म में है ना। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी था, देखो ना, ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री नहीं है, किसी के साथ कंबाइन है। तो इनिशियल डेज में बेसिकली ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में हमें देखने को मिलता था। ऐसे करते करते जब लावा सूखता है, तो पता ना आपको, रॉक्स बनते हैं, और उस रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे करते करते बेसिकली धरती पर पानी जमा होने लगा, और तब जाकर बहुत साल बाद बेसिकली उसी पानी में रिएक्शन होने लगे, और उसी रिएक्शन से बेसिकली पहले सेल का फॉर्मेशन हुआ। और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सोचो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर कोई भी लाइफ नहीं रहता था। तो उस समय क्या था, उस समय बेसिकली सिंपल एलिमेंट्स। अभी सिंपल एलिमेंट्स कहाँ पर आ रहे थे, है ना, जो बेसिकली रॉक्स होते हैं ना, वो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, दे वेरी गुड सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। क्या लिखा है देखो, सिंपल एलिमेंट्स धरती पर प्रेजेंट थे, और सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते थे, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आना। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में होना जरूरी नहीं है। अकेला हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक है, अकेला कार्बन इनऑर्गेनिक है, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं C और H, तो बेसिकली ऑर्गेनिक बन जाता है। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक है, ऑक्सीजन इनऑर्गेनिक है ना, फ्लोरीन इनऑर्गेनिक है, लेकिन मीथेन CH4, आगे पढ़ोगे आप,
है ना, ऑर्गेनिक है क्योंकि CH4 है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक है। समझ में आ रहा है? धरती पर सिंपल एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन तो नहीं था उस समय, हाइड्रोजन हो गया, है ना, बेसिकली और भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे, फास्फोरस हो गया। सिंपल एलिमेंट्स और सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, और ये सिंपल एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल मिल के इनमें रिएक्शन लगातार होते थे, रिएक्शन होता था टूटता था, रिएक्शन होता था टूटता था, तो बेसिकली तब जाकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सिंपल एलिमेंट्स और सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजों से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या सर? अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है प्रोटीन, क्या बोल रहा हूं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब हमने पढ़ा हुआ है डीएनए के जब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया हुआ है न्यूक्लियोटाइड, और उसी न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान में रखना है न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, ध्यान में रखना, कहां पर रहता है, ये डीएनए में रहता है और आरएनए में प्रेजेंट रहता है। सोचो धीरे धीरे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग है उसके अंदर सेल तो है, अगर सेल है तो उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई है, और कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉस मॉलिक्यूल दैट इज डीएनए है, बराबर। तो इसलिए देख लो डीएनए का फॉर्मेशन होने लगा, आगे जाके बेसिकली फर्स्ट प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहला सेल देखने को मिला, प्राइमरी सेल हमें देखने को मिलता है सबसे पहली बार, है ना। और आपको पता है जब धरती पर पूरा पानी भर गया था, एक्चुअली में वो प्योर वाटर नहीं था, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस धरती पर पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था। आप सोचो ना, अरे सोचो पूरी धरती है, उसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म समझते हो ना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यस। तो बेसिकली पूरा भरा हुआ है, ये देखो पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। यहीं पर एक सेल का फॉर्मेशन होता है। मुझे बताओ जब इस सेल का फॉर्मेशन होगा तो इस जब ये घेरेगा लिक्विड कंटेंट को, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, प्रोटोप्लाज्म आएगा। इसीलिए आज हमारे बॉडी के हर एक सेल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ऐसा साइंटिस्ट का कहना है हमारे बॉडी में अगर कोई चीज लिविंग है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो हम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है। और ये दर्शाता है कि एक समय पे पूरी धरती पर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था। एक समय को धरती को हम लोग बोलते थे हॉट सूप, यस हॉट सूप कहा जाता है इसे धरती को। समझ में आएंगे यार, ठीक है, ओके। आ जाओ आगे, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, अगर आप साइंस लोगे तो वहां पर आप इवोल्यूशन और डिटेल में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। फर्स्ट प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ है, डन इतना, ओके। ध्यान रखना है सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स, सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जनरली आपको डीएनए और आरएनए में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं फर्स्ट सेल फॉर्म्ड, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल फॉर्म, पहला प्राइमरी सेल आपको देखने को मिलता है ना। अब हम जानते हैं क्या कि इस धरती पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी समझते हो, विभिन्नता, है ना। देखो ना आप, एक से ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, प्लांट की, एनिमल की, बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सबके अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। दैट इज नथिंग बट डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल जाएंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी अमेज़न के जंगलों में, ठीक है ना। तो देखो ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, शेप और कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का शेप अलग अलग होता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, अलग अलग है ना। उसके अंदर भी हमें बेसिकली क्या देखने मिलता है, उसके अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अगर एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इस धरती पर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एनिमल प्रेजेंट है। छोटे से छोटा मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और बड़े से बड़ा मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। जैसे कि एनिमल डाइवर्सिटी में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दैट इज अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। और फिर क्या है, पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है, इतना ध्यान में रखो। और बड़े से बड़ा दैट इज मल्टी सेलुलर, दैट इज मैन और जायंट व्हेल, मैन और जायंट व्हेल, ठीक है। ये तो था एनिमल डाइवर्सिटी। जबकि हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी में भी सेम चीज, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्लांट, है ना। छोटे से छोटा मतलब क्या, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड। तो क्या है प्लांट में, क्या है, सिंगल सेल्ड। यूनिसेलुलर का मतलब क्या बेटा, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड, दैट इज नथिंग बट क्लोरेला। क्या बोल रहा हूँ, क्लोरेला, क्लोरेला। और बेसिकली इसको कई लोग मजाक में ले लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं पता है, करेला। करेला जानते हो ना, कड़वा होता है,
यस और नेक्स्ट दैट इज मल्टी सेलुलर, दैट इज ह्यूज banyan tree, दैट इज बरगद का पेड़, आपने देखा ही होगा कितना बड़ा होता है ना बेटा। यस ये था बेसिकली इवोल्यूशन की कहानी, है ना। आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम लोग आगे जब बात करेंगे तब थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज तो बेसिकली इवोल्यूशन को जो पेज, जो बहुत बड़ा पेज दिया हुआ है, जो आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, उसमें से मैंने बेसिकली ये देखो, ये सबसे काम का चीज निकाला हुआ है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, जो लोग छोड़ के जा रहे थे अब छोड़ना नहीं है, ये पेज को ध्यान से पढ़ना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली वो पेज को मैंने बेसिकली बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके सबसे सिंपल नोट्स मैंने आपके लिए बना के दिया है और आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगले लेक्चर में बेसिकली हम लोग थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे और थियोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं जो बताते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटी अगर है तो क्यों सिमिलरिटी कहाँ से आई है, ये सब भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग एविडेंसेस में, ठीक है ना बेटा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा तब तक क्यूरियोसिटी बनाए रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।